हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ द कैल्विन। मैं चंचल मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी एक वीडियो में, जिसमें मैम आपके साथ कुछ ही मिनटों में एक पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाली है, और वो भी बहुत बड़ा वाला चैप्टर है। मैम नाम क्या है? जैव प्रक्रम। बेटा आपको होगा कि मैम ये तो बहुत ही टफ चैप्टर है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। तो बेटा मैम आपको वो चीज़ें सब करवाने वाली है जो कि आपके चैप्टर से आती हैं, जैसे कि पाचन क्रिया के बारे में, पाचन क्रिया में खाना कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे करता है, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, वायवीय अवायवीय श्वसनों के बारे में कि कौन कौन से दो प्रकार के श्वसन होते हैं, कब कौन सा कार्य करते हैं। हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई हृदय में कौन कौन सी गति होती है, कैसी होती है, कहाँ नहीं होती। फिर सबसे महत्वपूर्ण विषाणु का डायग्राम मैडम कैसे बनेगा, उसके जो अगर आएंगे आपके कार्य लिखने के लिए कि वो कैसे मूत्र का निर्माण करता है, वो कैसे होगा। तो ये सभी चीज़ों की गहन चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। चलिए करते हैं शुरुआत। स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम। तो भाई जैव प्रक्रम क्या होता है? जो जीवों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन जीना है तो ये करना पड़ेगा वरना मर जाओगे। हमें इस पार्ट में 4 पढ़ने और भी जैव प्रक्रम होते हैं। से एक है पोषण। पोषण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करो, तो और कोशिकाओं के द्वारा उन भोजन का क्या होना? अनुकरण होना, उनका इस्तेमाल होना, उनका उपयोग होना। फिर होता है दूसरा श्वसन, जिसमें भोजन जो होता है उसको किस में परिवर्तित किया जाता है? ऊर्जा में। किस में परिवर्तित किया जाता है? ऊर्जा में, बिल्कुल सही। फिर वहन। वहन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का, चाहे वो भोजन हो, वायु हो, अपशिष्ट हो या हार्मोन हो, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसे हम लोग वहन कहते हैं। फिर उत्सर्जन। अब खाना खाते हो, पीते हो, ग्रहण करते हो तो कुछ ना कुछ तो अपशिष्ट भी बनता होगा, उस अपशिष्ट का शरीर से निकास होना कहलाता है उत्सर्जन। एक फतेह की बात क्या कि जो सजीव होते हैं कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे फतेह की बात में? तो देखो भैया कैसे पहचानोगे कि कोशिकाओं के अंदर जो विभाजन होता है अगर है तो समझ जाओ सजीव है, नहीं हो रहा तो मतलब वो निर्जीव है, क्योंकि विभाजन होने पर ही वृद्धि होती है और वृद्धि सिर्फ और सिर्फ सजीवों की होती है। बिल्कुल। फिर बेटा जी पोषण कितने प्रकार का होता है मैडम? हम जानते थे स्वयं पोषण और विषम पोषण 2 प्रकार का होता था। स्वयं पोषण में प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना स्वयं बना लिया जाता है, जिसमें पादप आते हैं हरे हरे या हरित नीली शैवाल आती है। ये अपना खाना खुद बना लेते क्योंकि इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करता है? यूवी यानी सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। कर लिया, सूर्य का प्रकाश आ गया, प्रकाशीय ऊर्जा बता दो रासायनिक ऊर्जा। जल का विघटन होगा, H2 और O2 गैस बनेगा। अब ये O2 तो बाहर निकल जाएगी, H2 को इससे जोड़ दो तो इसका अपघटन होगा और बन जाएगा ग्लूकोज। अब जो विषम पोषी हैं ये तो अपना भोजन खुद बना ही नहीं पाते, तो निर्भर करते हैं दूसरों पर। 3 आते हैं मृतपोषी, जो मरे हुए पर निर्भर करते हैं। परजीवी, तो दूसरे के शरीर में रहते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं। और तीसरे होते हैं होलोजोइक, जो जटिल बना बनाया खाना सीधा ग्रहण करते हैं। उदाहरण के साथ फिर है पोषण की बात की जा रही है। सबसे पहले पोषण की बात की जा रही है भाई अमीबा में। अमीबा में कैसे पोषण लिया जाएगा? बेटा कोई भी विषम पोषी होता है, वो पोषण लेने के लिए 5 चरणों का वो करता है, जिसमें पहला चरण होता है, देखो ये रहा अमीबा है, देखो ये अमीबा के बाहर जो दिख रहे हैं ये रहे, इन्हें हम बोलते हैं जैविक आवर्धन। ये अमीबा के क्या होते हैं? जैविक आवर्धन। इनको आप एक तरीके से अस्थायी पैर भी कह सकते हो। इसके क्या कह सकते हो? अस्थायी पैर। क्यों मैडम ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि बेटा ये क्या करता है, अपने इन बालों की वजह से अपने आप को ऐसे सिकुड़ लेता है और फिर खोल के आगे बढ़ता है। सिकुड़ लेता, खोल के आगे बढ़ गया, तो चल रहा है ना, चलते फिरते तो पैरों से है पर पूरे नहीं है सही से, अस्थायी पैर लिखा है। तो जैसे ही खाना आता है अमीबा उसे घेरता है और घेर के एक समय पे भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। भोजन का शरीर में आना कहलाता है अंतःग्रहण। भोजन आ गया, अब भोजन पच रहा है, देखो ये पच रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? अच्छा यहाँ पे हुआ है अंतःग्रहण। ये क्या हुआ? हाँ ठीक है बेटा जी, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, चलो यहीं दिखा देती हूँ मैं, ये रहा। फिर ये दिखा नहीं पाऊंगे अगले उसमें, तो ये हो गया, ये क्या हो गया? अंतःग्रहण। फिर भोजन पच रहा है, इसे हम क्या कह देंगे? पाचन। दूसरा प्रक्रिया, पाचन होने के बाद भोजन जो होता है, देखो बेटा इनके पास तो कोशिका द्रव्य, तो पचा हुआ भोजन कोशिका द्रव्य में जाता है, हमारे पास रक्त तो रक्त में जाता है, इसे बोलते हैं अवशोषण।
अवशोषण, और अपिष्ट भी जाता है अवशोषण। अवशोषण होने के बाद देखो पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में फैल रहा है, इसे कहते हैं आत्मसात, इसे कहते हैं आत्मसात, इसे कहते हैं आत्मसात। और जो अपिष्ट है वो बाहर निकल रहा है, देखो ये अपिष्ट बाहर निकल रहा है, इसे बोलते हैं बहिष्करण। बहिष्करण। कोई भी विषम कोशी हो, एक कोशिक हो, बहुकोशिक हो, प्रोकार्योटिक हो कि यूकार्योटिक हो, इन 5 स्तरों से ही भोजन का पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, से मानव में देखो ये रहा, यही है मानव का पाचन तंत्र। सबसे पहले हम भी अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण में क्या होता है, हम भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर दूसरा होता है पाचन। पाचन कहाँ से शुरू होता है बेटा, मुख से शुरू होता है। मुख में 2 तरह के पाचन होते हैं, एक होता है भौतिक पाचक, एक होता है रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में क्या आता है, दांतों के द्वारा खाने को चबाना, दांतों के द्वारा दांतों खाना का चबना, तो आप ये लिख लो, खाने का चबना, वो इसमें आएगा, खाने को जो आप चबाते हो। फिर रासायनिक पाचन में आपके जो मुंह में जो एंजाइम है उनके द्वारा अलग अलग काम होगा। मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, लार ग्रंथि। मुंह में क्या होती है बेटा जी, लार ग्रंथि। आपके मुख में क्या होती है, आपके मुख में होती है लार ग्रंथि, जो निकालती है लाला रस, जो आपके कार्बोहाइड्रेट को क्या बनाता है, शर्करा में परिवर्तित करता है, पर पूरा नहीं हो पाता। फिर भोजन इस खाद नली से होते हुए नीचे आता है, देखो ये आ रहा, पहुँचता है इस अमाशय में। अमाशय में खाना कितने समय के लिए रहता है, तो बेटा जी अमाशय में खाना रहता है 3 से 4 घंटे के लिए। इस अमाशय में क्या होता है, इस अमाशय में निकलता है पाचन रस। ये पाचन रस में 3 चीज़ें होती थी, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक में HCl अम्ल, एक होता था पैप्सिन, एक होता था श्लेष्मा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। HCl क्या करता था, HCl क्या करता था, आपके भोजन में जो जीवाणु है उन्हें नष्ट करता था और भोजन को अम्लीय बनाता था, ताकि पैप्सिन कार्य करके क्या कर सके, प्रोटीन का पाचन। किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन। श्लेष्मा क्या करता है, अरे भैया पेट में इतना खतरनाक अम्ल है तो उससे रक्षा कौन करेगा, वो ये करता था। फिर खाना यहाँ से होता है, यहाँ पर होती थी एक क्या, अवरोधिनी पेशी, जिससे खाना अमाशय से नीचे पहुंचता था, कहाँ पर, शुद्रांत में। और जैसे ही खाना शुद्रांत में पहुंचा तो यहाँ पर यकृ और यहाँ पर अग्नाशय एक्टिवेट हो गए। यकृ क्या होता है, यकृ क्या है, यकृ एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। ये ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। इसके पास होता है पित्ताशय, जिसमें पित्तरस इकट्ठा होता है, जिसमें पित्तरस इकट्ठा होता है। बेटा बनता नहीं है, बच्चे याद ये रखते हैं कि मैडम बन जाता है, नहीं बनता। बनता तो यकृ की कोशिकाओं में, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ बनता है। और क्या करता है ये पित्तरस, ये पित्तरस क्या करता है, पित्तरस क्या करता है बेटा, ये पित्तरस क्या करता है, ये होता है पहली बात तो पीले और हरे रंग का। इसका काम होता है आपके जो भोजन जो अम्लीय है उस भोजन को क्षारकीय बनाना, और दूसरा काम होता है आपके वसा का पाचन करना। देखो थोड़ा बहुत पाचन कार्बोहाइड्रेट का मुख में हो गया, प्रोटीन का अमाशय में हो गया, वसा का यहाँ हो जाता है। फिर जब ये काम होएगा तो फिर पैनक्रिया, जो अग्नाशय है ये भेजेगी अपना अग्न्याशिक रस, अग्न्याशिक रस, अग्न्याशिक रस क्या भेजेगी, अग्न्याशिक रस। वो रस कहाँ आएगा, वो भी यहीं आएगा। और ये अग्न्याशिक रस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाएगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाएगा, और वसा को वसा युक्त अम्ल या ग्लाइकोल बना देगा। तो ऐसे पाचन होता है। फिर पाचन होने के बाद तीसरी प्रक्रिया आती है, पाचन होने के बाद तीसरी प्रक्रिया आती है अवशोषण, जो कि यहाँ पर शुद्रांत में, शुद्रांत में पाई जाने वाली ये उंगली जैसी आवर्धना, जिसको हम कहते हैं दीर्घरोम, ये करती हैं। दीर्घरोम क्या करती है, अवशोषण। ये उंगली जैसी होती है, इनका काम होता है पचे हुए भोजन को आपके रक्त को दे देना, जिसको कहते थे आप अवशोषण। फिर रक्त पूरे खाने को पूरे शरीर में लेके जाता है, और जो अपिष्ट बनता है, जो अपिष्ट है, मान लो ये रहा अपिष्ट, ये अपिष्ट यहाँ जाएगा, यहाँ से घूमते 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 यहाँ तक जाएगा। इस दौरान इसमें से बेटा, इसमें भी देखो ये रही, ये हो रही, देखो उंगली जैसी आवर्धना, इसमें भी दीर्घरोम होती है, जो कि इसमें से भोजन में से जो, अब जो भोजन ही बिना पचा हुआ भोजन जो गया है इसके अंदर, इसमें से जल व खनिज का अवशोषण करता है। बाकी फिर यहाँ इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से गुदा से बाहर निकल जाता है अपिष्ट, जिसको आप कहते हो बहिष्करण। तो यही 5 प्रक्रिया एक कोशिक जैसे अमीबा, बहुकोशिक जैसे मानव करते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ते थे
यहाँ से प्रश्न बनता है बेटा शुद्रांत के ऊपर कि शुद्रांत जो है वो इतनी बड़ी है, 6.5 मीटर की लंबी होती है शुद्रांत आपकी, कितनी 6.5 मीटर, और पूरा पाचन तंत्र आपका 9 मीटर लंबा है, ठीक है। इसमें दीर्घ रोम का कार्य क्या, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। फिर आगे आती है श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है, जो भोजन आप खाते हो उसे क्या ग्रहण करना, ऊर्जा। आप 1 मिनट में कितना श्वसन करते हो, तो 15 से 18 बार कर लेते हो। श्वसन में सांस लेते हो छोड़ते हो, लेते हो छोड़ते हो, लेना अंतःश्वसन, छोड़ना उच्च श्वसन। इसमें वायु आती है जो ऑक्सीजन से भरपूर है, छोड़ते समय CO2 छोड़ते हो जिसमें CO2 बहुत ज़्यादा होती है। फेफड़ों की गति यहाँ बाहर की ओर, देखो सोचो, बाहर हुआ, छोड़ा तो अंदर हुआ। डायफ्राम होता है बेटा ऐसा, ये नीचे जाके से चपटा होता है, जिससे आयतन बढ़ता है, दाब कम। अब अंदर दाब कम हो गया, बाहर ज़्यादा दाब है, तो आपने पढ़ा है हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ऐसे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर भी क्या हुआ, अंदर की ओर आ गई, क्या फेफड़े अंदर की ओर चले गए, डायफ्राम नीचे से ऊपर आ गया, आयतन कम हो गया, जगह कम हो गई, दाब बढ़ गया, इसलिए बाहर। और श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2, वायवीय श्वसन, अवायवीय। वायवीय श्वसन वो होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। 2 प्रकार के होते हैं, देखो ये रहा, ग्लूकोज है हमारे पास, हमारे कोशिकाओं में उसका उपचयन होता है, वो बनता है पायरुवेट। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो इसका अगर 1 मोल लिया, 1 अणु लिया, तो 6 टूटकर 3 की 2 अणु बनते हैं, मतलब 2 मोल बनेंगे। और ये काम कहाँ पर होता है, आपके कोशिका द्रव्य में। ये तो सब में सामान्य है बेटा, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ये चीज़ तो ज़रूर आएगी, यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर बनता ही बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अब 2 प्रकार का है भाई, वायवीय और अवायवीय। वायवीय है तो ऑक्सीजन होगी, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, 36 ATP ऊर्जा, कितनी सारी ऊर्जा बनती है। और अवायवीय तो अवायवीय में एथेनॉल बनता है, ATP बनती है पर 2, और ये किस में होता है, ईस्ट में। बेटा देखो दिख रहा है ना, ईस्ट में एथेनॉल बन रहा है, तभी तो जो वाइन बियर वगैरह जो बनाई जाती है ना, सब में ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, ईस्ट में CO2 निकल रही है, जब CO2 निकलती है तो आपने पढ़ा था केमिस्ट्री वगैरह में, उसमें छेद हो जाते हैं, जिससे आयतन बढ़ जाता है, चीज़ें स्पॉन्जी हो जाती है, इसीलिए ईस्ट को आप डालते हो ना पिज्ज़ा वगैरह के बेस वगैरह में डालते हो, इसीलिए। फिर एक अवायवीय हमारे अंदर भी होता है, हमारी पेशियों में। कभी कभी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिससे मांसपेशियों में ऐठन वैठन भी हो जाती है बेटा, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे आप। फिर कैसे होते हैं, पूरा तंत्र को मैंने एक फ्लो में दिखाया है। सबसे पहले आपकी वायु नासा द्वार में आती है, आ गई वायु, वायु नासा द्वार से पहुंचती है ग्रासिका, ग्रासिका से कंठ में, यहाँ पर कंठ से नीचे देखो, यहाँ पर आप फील करो कुछ होते हैं, ये होते हैं उपस्थित वलय। क्यों होते हैं उपस्थित वलय, ताकि जब वायु दाब कम हो, जब इसमें क्या हो, वायु दाब कम हो, तो आपकी जो श्वास नली है वो चिपक ना जाए, श्वास नली चिपक ना जाए, क्योंकि अगर ये चिपक जाएगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। श्वास नली जब 2 भागों में बढ़ते हैं तो उसे श्वसनी बोलते हैं। फिर श्वसनिका, और श्वसनिका के अंतिम भाग पर होता है कुपिका कोश, जो एक गुब्बारे जैसी संरचना होती है। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल मिल सके वायु के आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में और CO2 को बाहर लाने में, ये काम करती है ये। और देखो बेटा पादपों में कैसे श्वसन होता है, तो बेटा पादपों में क्या होता है, दिन में देखो 2 कार्य होते हैं पेड़ पौधों में, एक होता है प्रकाश संश्लेषण, एक होता है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, पर श्वसन बहुत कम होता है, तो ज़्यादातर ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है और निकासन किसका होता है, ऑक्सीजन का। तभी तो आपको कहते हैं दिन में पेड़ के नीचे बैठा करो, पर रात में नहीं, क्योंकि रात में सिर्फ श्वसन होता है, और श्वसन होगा तो ऑक्सीजन ली जाएगी और CO2 छूट जाएगी। CO2 शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तभी कहते हैं बेटा जब रात में रहो तो पेड़ के नीचे मत रहना। फिर है संवहन। संवहन क्या है, संवहन मतलब जो आपकी शरीर में से एक सामान का एक जगह से दूसरे जगह जाना। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, एक आता है हृदय, एक आता है रक्त व लसिका, एक आती है रक्तवाहिकाएं, एक आती है रक्तवाहिकाएं, एक आती है रक्तवाहिकाएं, 3 चीज़ें हैं। हृदय क्या है, हृदय एक पंप तंत्र है जिसका काम होता है रक्त पर दाब लगाना। 4 कक्षों में बटा हुआ है, बाया और दाया, ऊपर वाला अलग नीचे वाला नीले, इसमें 72 बार धड़कता है। अब रक्तचाप क्या होता है, तो बेटा जो बाया अलिद है ना, यहाँ से रक्त निकलकर आपके पूरे शरीर में जाता है, तो जब ये बाया अलिद संकुचित होता है तब उस समय जो दाब बनता है 120,
मतलब संकुचित, और जब शिथिलीन होगा तब बनता है 80। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा रक्तचाप होता है 120/80। फिर पहुंचाने वाले इन्हें कहते हैं वाहक। ये वाहक है भाई, ये पहुंचाते हैं रक्त या लस्सी का। रक्त आप जानते हो, रक्त में एक होता है कोशिका वाला भाग, एक होता है रक्त का प्लाज्मा वाला भाग। प्लाज्मा वाला भाग तरल होता है। अब कोशिका वाले में 3 कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बिंबाणु। लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन है जो एक तो ऑक्सीजन का वहन कराता है, रक्त को लाल दिखाता है। श्वेत रक्त में सैनिक कहलाते हैं क्योंकि इनका काम क्या होता है, आपके शरीर में जो वायरस है या जो जीवाणु आ गया उनसे आपकी रक्षा करना, प्रतिरक्षा करना। अब बिंबाणु थक्का, जैसे मान लो कि मेरे शरीर पे चोट लग जाए, खून बह रहा है, तो बेटा खून बहता रहता है तो कुछ समय बाद एक तो एक पपड़ी सी जम जाती है जिससे खून बहना बंद होता है, उसे थक्का कहते हैं, वो ये करता है बेटा। और लस्सी का बेटा ये एक रंगहीन द्रव्य होता है, इसका काम वसा का वहन करना है। ये कब बनता है, देखो बेटा ये होती है आपकी मोटी मोटी धमनी, ये होती है आपकी पतली पतली शीरा। तो धमनी से शीरा में जब रक्त जाता है तो कई सारी वाहिकाओं में बट जाता है। ये वाहिकाएं पतली पतली जो कहलाती हैं इन्हें कहते हैं कैपिलरी। अब इन कैपिलरियों में होते हैं छेद, तो जब धमनी से रक्त कैपिलरी में जाता है तो इन छेदों में से छन छन के थोड़ा द्रव्य गिर जाता है, इसी द्रव्य को हम लसिका कहते हैं। फिर होती है बेटा रक्त वाहिकाएं जिनमें रक्त बहता है, धमनी और शीरा। धमनी वो है जो रक्त कौन सा लेके जाती है, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीकृत, पर एक को छोड़कर फुफ्फुस धमनी, ये बिना अऑक्सीकृत रक्त मतलब CO2 वाला रक्त लेके जाती है। ऐसी शीरा में सभी शीरा CO2 वाला रक्त लेके जाती है, एक को छोड़कर जो कि कौन सी है, फुफ्फुस शीरा। फिर धमनी मोटी होती है, मोटी मोटी लचीली लचीली, ये पतली होती है। ये धमनी क्या करती हैं, ये रक्त को हृदय से कहाँ लेके जाती हैं, कोशिकाओं में, और ये कोशिका से कहाँ लेके जाती है, हृदय में। मतलब धमनी क्या करेगी, हृदय से लाएगी, पूरे शरीर को बांटेगी। शीरा पूरे शरीर से लेगी और कहाँ देती थी, हृदय में। ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखो ये दिखाया गया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है दोहरा परिसंचरण। ये आपका हृदय है, हृदय का दायालिद। देखो सबसे पहले आपके पास कोशिका है, कोशिका के पास बन गया जो आपका रक्त है, वो हो गया मान लीजिए CO2 वाला अऑक्सीकृत। अब ये जो रक्त है बेटा, ये यहाँ से शीरा लेके जाती है, लेके जा रही 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 है, देती है दायालिद को। दायालिद में जाता है, दायालिद से दायनिलय में जाता है। अब ये ऑक्सीकृत से शरीर में नहीं भेज सकते, इसमें से CO2 हटा के ऑक्सीजन डालनी है, तो ये काम तो बेटा कुपिका कोश करेगी जो कि फेफड़ों में फुफ्फुस में होती है। तो यहाँ से ये रक्त कौन, फुफ्फुस धमनी, कौन सा वाला, CO2 वाला, ये बताया था ना, लेके जाती है कहाँ, कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, कहाँ लेके जा रही है, फुफ्फुस में। फुफ्फुस में गया, फुफ्फुस में गया, फुफ्फुस में से कुपिका कोश ने CO2 को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन को अंदर घोल दिया रक्त में। फिर ये वाला रक्त ऑक्सीजन वाला शीरा लेकर आ रही है, देखो हर शीरा CO2 वाला लेकर आती है पर फुफ्फुस शीरा को छोड़कर कहाँ लेकर आएंगे, बाह्यालिद में। बाह्यालिद से कहाँ जाएगा, बाह्यनिलय। फिर बाह्यनिलय संकुचित होगा, 120 प्रेशर बनाएगा और रक्त को यहाँ से भेज देगा, ये रहा धमनी से सारे शरीर में, और फिर शिथिलीन होगा तो 80 बन जाएगा, जिससे रक्तचाप बना है। तो ये ध्यान रखना है, दोहरे परिसंचरण आएगा। देखो बेटा अब 2 बार संचरण हुआ, 2 बार संचरण हुआ, 2 बार संचरण हुआ। एक संचरण आपके हृदय और शरीर के मध्य हो रहा है, देखो ये रहा, है ना, और एक संचरण आपके फुफ्फुस और हृदय के बीच, 2 बार संचरण हो रहा है, 2 संचरण हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो जो संचरण बेटा आपके हृदय और शरीर के बीच में होता है इसे बोलते हैं सामान्य परिसंचरण, सामान्य परिसंचरण। और वो संचरण जो हृदय और फुफ्फुस के बीच में होता है इसे बोलते हैं फुफ्फुस परिसंचरण, फुफ्फुस परिसंचरण। ठीक है, आगे देखिए अब पेड़ पौधों में वहन कैसे होता है। तो बेटा पेड़ पौधों में 2 चीज़ों का वहन होता है, एक तो जल व खनिज जो कि जाइलम करता है, जल किसका करता है, किसका करता है, जल व खनिज का, और एक होती है फ्लोएम जो कि क्या करती है, खाने का, खाद्य पदार्थ का क्या करती है, वहन करती है। अब बेटा होता क्या है, जो जैसे कि पेड़ पौधों के जो ऊपरी भाग होते हैं, जो ऊपरी कोशिका होती है, जब उनका स्टोमाटा रंध्र खुलता है तो उनमें से जल भाप बन के उड़ जाता है। भाप बन के भाई देखो मान लो इस कोशिका में से जल भाप बन के उड़ गया, दूसरी कोशिका है तो दूसरी कोशिका से जल ले लेगी, तीसरी कोशिका होगी तीसरी कोशिका से, तो इससे क्या होगा, एक कोशिका दूसरी कोशिका को जल पहुंचाती रहेगी, जिससे क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जल का वहन हो जाएगा, जिसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और ये दाब को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, दाब या खिंचाव। इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं करता पेड़ पौधे। फिर एक होता है स्थानांतरण, जिसमें पेड़ पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, भोजन बनता है ना पत्तियों पर, हर जगह पर पहुंचता है। सबसे पहले जो पत्तियों पर भोजन बनता है वो ग्लूकोज होता है, बाद में जब वो उसे भेजना होता है तो वो सुक्रोज बन जाता है।
तो सुक्रोज जो होता है सबसे पहले फ्लोएम में डाला जाता है, इसमें देखो एटीपी खर्च हुई। पेड़ पौधों में ऐसे बहुत ही कम प्रक्रिया है जहाँ एटीपी खर्च होती है, पर देखो यहाँ पर होती है। फिर जो ये क्या करता है भाई, अब सुक्रोज तो आ गया, अब सुक्रोज तो ठोस है, ठोस को तो नहीं पहुँचा सकते, तो ये क्या करते हैं, जाइलम से जल मांग लेते हैं। तो जल जो है वो जाइलम से कहाँ पहुँच जाता है, फ्लोएम में। फिर जो जल है, जल से सुक्रोज पूरा अच्छा खासा उच्च दाब वाला बन जाता है, निम्न दाब की ओर जाता है, जिसे हम कहते हैं विसरण होता है। और जो जल होता है जितना आपने लिया था वो वापस जाइलम के पास जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जल उधारी पर मांगा जा रहा है, काम होने के बाद लौटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। फिर आखिरी प्रक्रिया जो आपने यहाँ पढ़ी थी वो थी उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में से अपशिष्टों का बाहर निकलना, और वो भी कैसे अपशिष्ट, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। हम कौन सा अपशिष्ट निकालते हैं, हम निकालते हैं यूरिया। हम क्या निकालते हैं, यूरिया। अब देखो बेटा दो होती हैं, देखो ये वृक है आपकी, डायावृक बायावृक। देखो ऐसे खड़े जाओ तो ये दाया है, ये बाया है, ये थोड़ी मेरी ऐसी बन गई है, देखो ये ऐसे बनेगी, ये दायावृक और बायावृक। जो दायावृक होती है बेटा वो थोड़ा नीचे को दिख रही है आपको, क्योंकि बेटा यहाँ पे दाई और यहाँ पर यकृत होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि, इससे थोड़ी नीचे और थोड़ी छोटी होती है, बाई वाली नॉर्मल होती है। इन दोनों वृक्क से देखो दो यहाँ पे वाहिका जुड़ी है, एक वृक्क धमनी। वृक्क धमनी वो है जो बेटा रक्त लेकर आती है शरीर में से, जिसमें अपिष्ट है, जिसमें क्या है, अपिष्ट होते हैं। अपिष्ट वाला रक्त लाती है, जाके किसको देती है, दोनों वृक्कों को। वृक्क में क्या करती हैं, वृकाणु होते हैं। वृक्क की जो है, वृक्क जो है बेटा, वृक्क की जो है क्रियात्मक व रचनात्मक, क्रियात्मक व रचनात्मक, क्रियात्मक व रचनात्मक जो इकाई है, क्रियात्मक व जो रचनात्मक इकाई है वो वृकाणु है, वो वृकाणु होती है। एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन वृकाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो वृकाणु क्या करते हैं, देखो इसकी रोक लिया, ये क्या है, ये है अपिष्ट। अपिष्ट को यहीं रोक लेती है ये वृकाणु। अब जो यहाँ पे शुद्ध रक्त होता है, उस शुद्ध रक्त को वापस भेज देते हैं शीरा के पास, शीरा ले जाता है शरीर में शुद्ध रक्त को। अब ये जो अपिष्ट है, ये अपिष्ट यहाँ से बहता हुआ नीचे आता है, देखो ये रहा नीचे आता है, और यहाँ पर ये रहा नीचे बहता हुआ आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है मूत्राशय में। फिर मूत्राशय में दाब लगता है तो मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। ये होता है बेटा यहाँ पर। ठीक है, और एक दिन में अगर हम बात करें, एक दिन में 180 लीटर द्रव्य आता है यहाँ पर फिल्टर होने के लिए, जिसमें से 1.5 से लगभग 2 लीटर का निष्कासन होता है यूरिया के रूप में। बाकी सबका पुनर्अवशोषण दोबारा शरीर में वापस चला जाता है, दोबारा अवशोषित हो जाता है। देखो ये है आपकी वृकाणु। वृकाणु आपको बनानी आनी चाहिए। वृकाणु का जो ये गुच्छा वाला भाग है इसे ग्लोमेरस कहते हैं, ये जो कप वाला भाग है इसे बोमेन संपुष्ट, ये आगे जो पूरी नलिका दिख रही है घूमी हुई है पीसीटी, ये जो यू शेप का दिख रहा है हैनल लूप, और जो इधर का मुड़ा हुआ इतना सा भाग ये वाला, इसे हमने डीसीटी का है। बेटा इन तीनों को मिलाकर आपके बुक में लिखा हुआ होगा वृकाणु नालिका, पर तीनों का मैंने लिख दिया है। और ये एक ट्यूब है जिसमें आपका कह सकते हो यूरिया इकट्ठा होता है, संग्राहक वाहिनी। तो होता क्या है बेटा, देखो दो दिख रही है, ये है वृक्क धमनी, ये है वृक्क धमनी, और ये क्या है, ये है वृक्क शीरा, ये है वृक्क शीरा। तो आपके शरीर में से देखो ये आ गया रक्त, ये आ गया रक्त, जिसमें क्या मिला हुआ है साथ में अपिष्ट, अपिष्ट वाला रक्त आ गया, अपिष्ट वाला रक्त आ गया, ये आ गया इनके पास ग्लोमरस में, ग्लोमरस में जाता है छन छन के जो अपिष्ट होता है वो अंदर जा रहा है, देखो ये रहा अपिष्ट अंदर जाता है। तो पहला काम हुआ छानन। तो 3 प्रक्रियाओं में काम होता है। एक तो होता है अल्ट्रा छानन, जो कि कहाँ हो रहा है, ग्लोमरस में। ठीक है, छानना होता है, यहाँ होता है, पर बेटा यहाँ पर ये जा रहा है, और जो शुद्ध रक्त है वो वापस जा रहा है शीरा में, देखो ये रहा शीरा में जा रहा है। पर बेटा होता क्या है, यहाँ पर ये मोटी है, ये पतली है, तो रक्त ज़्यादा आता है, जाता कम कम है। तो इसमें से कुछ सामान्य पदार्थ, ज़रूरी सामान भी अंदर चले जाते हैं। ये क्या है, ये है महत्वपूर्ण पदार्थ। महत्वपूर्ण पदार्थ अंदर चले गए। महत्वपूर्ण पदार्थ में यहाँ पर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज हो गया आपका, जैसे अमीनो अम्ल हो गया आपका, जो शरीर के लिए ज़रूरी है, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं, वो अंदर चले गए। बेटा अब अगर ऐसे ही नुकसान होता रहा फिर कैसे काम चलेगा, तो अंदर जाते हैं पीसीटी में। तो देखो इसीलिए देखो इस पूरे नलिका के ऊपर दिख रही है, देखो ये पूरी नलिका के ऊपर लिपटी हुई है ये वृक्क शीरा, इसीलिए क्योंकि बेटा जो महत्वपूर्ण पदार्थ अंदर गया है उसका ये अवशोषण करती है। तो दूसरा क्या होता है यहाँ पर, संचयन पुनर्अवशोषण। संचयन पुनर्अवशोषण, इसका मतलब होता है देखो
सारा पदार्थ अंदर गया ना, इसमें तो अपशिष्ट भी जा रहा था और महत्वपूर्ण पदार्थ भी जा रहा था। इसमें से अपशिष्ट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण पदार्थों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। इसको कहते हैं संचयन। पुनर् दोबारा, क्योंकि एक बार यहाँ पर हो चुका है तो पुनर्अवशोषण होता है इस नलिका वाले भाग में। और तीसरा, जब ये पूरा हो जाता है तो इसमें संग्राहक वाहिनी में क्या गिरता है, ये रहा यूरिया, इसे कहते हैं निष्कासन। तो ये 3 चरणों में ये प्रक्रिया होती है। पर बेटा कुछ लोग होते हैं जिनकी ये किडनी, ये वृकाणु खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाती है, तो वो अपोहन मशीन के द्वारा ये काम कराते हैं। ठीक है ना। तो बेटा ये पूरा पार्ट है जिसमें से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कैसे क्या क्या टॉपिक इसमें आता है, जो मैंने डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी भी तैयारी करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, तो अब एक महत्वपूर्ण बात, अब बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पास इतनी चीज़ें तो हैं पर करें कहाँ से। तो बेटा क्वेश्चन कहाँ से करें, प्रैक्टिस क्या करें, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैम, हमें कैसे करें। देखो भाई, इन चीज़ों पर देखते हैं भाई क्या क्या चाहिए आपको और कैसे कैसे यहाँ पर चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर आपको क्या क्या ज़रूरत है भाई। मैम हमें पेपर करना है, हमें डर है हमें कि हम MCQ कैसे करें, तो आपको MCQ चाहिए भाई, जो कि सब में आते हैं, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब में आएंगे। असर्शन रीजन मैम, जहाँ तो हमारे बहुत ही ज़्यादा नंबर कटते हैं, वो भी हमें चाहिए। केस स्टडी के क्वेश्चन चाहिए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन चाहिए मैडम, 5 नंबर के क्वेश्चन चाहिए। मैप वर्क SST में समझ ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ लगा, शिवालिक कहाँ है हमें नहीं पता। स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, साइंस में बन के आ जाते हैं। डायग्राम आते हैं मैम, कौन से डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें करने हैं, अब बनाने तो कितना लेबल करना ज़रूरी है। फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके SST में आ जाते हैं। तो बेटा इन चीज़ों के बारे में कैसे मिलेगा मैम हमें ये सब चीज़ें, तो इन सब के लिए फिर आपको चाहिए ट्रिक्स कि मैम MCQ अगर मान लो नहीं आ रहा तो कौन सी ट्रिक से सॉल्व करें, क्योंकि बेटा 25% की वेटेज है, इसकी भी 25% की वेटेज है, तो कैसे करना है मैडम इसको सॉल्व। फिर प्रेजेंटेशन फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेटा हर क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि बेटा आप जो लिख रहे हो एग्जामिनर उसी से आपको ट्रीट करेगा। एग्जामिनर डील आपके रिटिंग पोर्शन से करने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास कितनी नॉलेज है, वो जस्ट ये देखेगा आपने लिखा कैसे, प्रेजेंट कैसे किया। तो बेटा प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आता तो है पर प्रेजेंट करना नहीं आता, तो कैसे करना है तो ये भी सीखेंगे, क्योंकि 75% की वेटेज है भाई इसकी, तो मैम ये कैसे सीखा जाएगा। तो इन सभी बातों के लिए, इन सभी चीज़ों का हम सबके पास एक ही है जवाब, वो है जवाब ये। क्या है ये जवाब, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका कि क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जिसमें आपके सभी दुख दर्द समस्याओं का बहुत ही अच्छा इलाज है। मैथ्स का है, देखिए फेमस सर्स के द्वारा, यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस के हैं, 3-in-1 क्वेश्चन बैंक है, मैथ्स, साइंस और SST। देखो बेटा ये सबसे बेहतरीन बैच आपके लिए, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे आपके 3-in-1 क्वेश्चन बैंक फॉर द हिंदी मीडियम भी आपके लिए अवेलेबल है, मैथ, सोशल साइंस और यहाँ पर साइंस के लिए। कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके सामने यहाँ पर रखी गई हैं। देखिए जो कैल्विन कराएगा वही आएगा यहाँ पर आपके लिए। देखो अवेलेबल है सोशल साइंस इन हिंदी में आप कर सकते हो, यहाँ पर कैल्विन में जो आपको विज्ञान में बताया जाएगा वही चीज़ें आपको करनी है, तो इसका भी क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास कैल्विन में सामाजिक विज्ञान की बात कर लो आप, मतलब हिंदी मीडियम की बात कर लो आप, या इंग्लिश मीडियम की बात कर लो, सब चीज़ों का प्रॉपर क्वेश्चन बैंक हमारे पास अवेलेबल है। आपको बस इसे, जो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, आप उसे जाके क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाकर इसे बाय कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। ठीक है बच्चों, ताकि आप अच्छे से कर सकें। अच्छा एक चीज़ और, साथ में अगर प्लस लेते हैं तो एक नया ऑफर आपके लिए। क्या क्या प्लस का मैडम, अगर आप मैथ्स के PYQ चाहते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, साइंस के PYQ चाहते हो और सोशल साइंस के भी PYQ चाहते हो, तीनों का, तो तीनों का कॉम्बो पैक सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ का। बेटा ऐसी डील कहीं नहीं मिलेगी, मौका है अभी ले लो और बने रहिए हमारे साथ। मैम मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।